जी बताइए भैया आप दोबारा। तो अब डेमोक्रेसी में और किंगशिप में क्या डिफरेंस है बताओ। डेमोक्रेसी में कोई बंदा अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को वोट कर सकता है, नेता बना सकते हैं, प्रेसिडेंट बना सकता है, उनके लिए वोट होते हैं। और जो किंगशिप होती है मतलब मोनार्की कहते हैं उसे, उसमें राजा का बेटा राजा ही राजा बनता है और राजा ही अपनी मर्जी चलाता है। ठीक है बैठो, आओ ये रान भाई। देखो जो चीजें हम लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसके अलावा भी आप कुछ सोच के ला सकते हो कि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में आपको क्या लगता है और लोकतंत्र के अंदर हम क्या चीज कर सकते हैं या और किस प्रकार से हम लोकतंत्र को डेवलप कर सकते हैं। भाई लोकतंत्र ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, हमें लोकतंत्र ने कई सारी चीजें सिखाई हैं। बताओ क्या लगता है आपको? लोकतंत्र में अपनी मर्जी से जो सरकार होती है मुझे वोट नहीं कर सकते। अल्तमश एक बार देखना फोन में हाथ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको किसी गर्दन अड़ रही हो और अपनी मर्जी नहीं दिख रहा सरकार से गर्दन तो नहीं आ रही किसी की। सरकार से वोट कर सकते और लोकतांत्रिक यानी नहीं, बच्चे मैं आ रहा हूँ पीछे का आ रहा है लोकतांत्रिक यानी बैठिए आइए वहीं से बता दो। देखिए लोकतंत्र वो चीज़ है जिसमें हम अपने वोट देकर दूसरों को चुन सकते हैं, लेकिन विधायक को चुन सकते तुम हैं। दोनों अयान पीछे जाके बैठो, उस्मान तुम आगे आ जाओ। विधायक को चुन अयान सकते तुम हैं पीछे पहुंचो प्लास्टिक वाली चेयर पर आओ। और हम अपना ये अधिकार है कि जो हम तो रह सकते हैं, कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शिक्षित बन सकते हैं और दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। वो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी अमित बताइए आपको क्या लगता है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ये है बहन जो डोर में भी हाथ मारते खुल जाएगा। अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। ठीक है आप बताओ। अच्छी बात। देखो सुनो हमने डेमोक्रेसी को अलग अलग तरीके से देखा। सबसे पहली बात हमने डेमोक्रेसी को लोकतंत्र को क्या देखा? राजशाही और लोकतंत्र डेमोक्रेसी। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, यानी कि इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर सारी पावर सिर्फ एक सिंगल पर्सन के हाथ में है। विच इज द मोस्ट एंड डेंजरस थिंग इन किंगशिप। राज शासन के अंदर सबसे मुश्किल काम क्या है कि सारी की सारी पावर सिंगल एक आदमी के हाथ में होती है। अब अगर एक आदमी के हाथ में सारी पावर दे दी जाए तो आप मुझे ये बताइए क्या वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा? बताइए किस किस को लगता है? हाथ खड़े करो। किस किस को लगता है कि वो गलत फायदा उठाएगा अपनी पावर का? हाथ खड़े करो बताओ। पक्की बात है। कारण क्या है? क्योंकि सारी पावर ही उसके पास है। ना उसे पुलिस पकड़ ली, ना उसे सजा हो रही, ना उसे कोई जेल में भेज रहा, ना उसे कोई कुछ कह रहा, ना सुनना। सारी पावर जब इस बंदे के हाथ में, पर्टिकुलर एक आदमी के हाथ में आ जाएगी तो अब आदमी तो अपनी मनमानी करेगा। दूसरी चीज, इस आदमी को अपनी गद्दी पे से भी हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई नहीं हटाएगा इसकी गद्दी पे से। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर हर 5 साल बाद, 5 ईयर बाद क्या होता है? इलेक्शन होता है। और इस इलेक्शन में हम उस किसी भी इंसान को नहीं बिठाते जो क्या करता है? पब्लिक के साथ गलत चलता है। भाई हम उसको नहीं, हाँ पब्लिक के साथ गलत व्यवहार करता है तो हम उसको अगली बार वोट नहीं देते, अपना फायदा। अगली बात समझ में। दूसरी चीज, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक संविधान होता है, यानी कि क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशंस की रेस्पेक्ट करी जाती है, उसका आदर किया जाता है, उसका मान सम्मान किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जाता है। दो आदमी अलग अलग प्रकार के जुर्म करते हैं तो उन दोनों आदमियों को अलग अलग तरीके से सजा दी जाती है, ये नहीं कि उसको एक ही सजा दी जाए। तो ये डेमोक्रेसी का अच्छी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको भी मालूम है। जीत कुमार यहाँ ध्यान दें। उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या करा, सबसे पहली बात अपनी कंट्री के अंदर से जो ये राज शासन था इसको निकाल कर फेंक दिया और डेमोक्रेसी को स्टेबल कर दिया। स्टेबल मतलब शुरू कर दिया। ये 1989 की बात है, यानी कि 1789 मैंने क्या लिखा 1789, और हमारा देश जो है वो 1947 को आजाद हुआ था, यानी कि जब यहाँ पर राज शासन था उस समय भी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो चुकने वाले थे, पूरी तरह नहीं हुए थे, बट हमारे यहाँ अंग्रेज आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई थी ना, यहाँ पर लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, यहाँ पर तो लड़ाई आपसी थी। सिर्फ लड़ाई किसकी थी कि वहाँ के जो राजा था वो लोगों पे अत्याचार कर रहा था, बस लड़ाई ये थी। लेकिन अब हम दूसरी बात करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी और ये क्रांति योनोदिया के विचारों जो स्वतंत्र समानता और बहुपतित्व के प्रतीक था। सबसे पहली बात, इनके जो विचार थे वो कैसे थे, स्वतंत्र थे। स्वतंत्र मतलब सभी लोग आजाद थे, और क्या था इसमें, मतलब कि समानता थी, समानता। और इसमें क्या था भाई, इसमें बहुतत्व था, यानी कि सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। ऐसा कुछ नहीं कि वो लोग कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग एक साथ बेटे साइंस वाले सर इनसे कहते ना, इमरान सर आपको सर ऑनलाइन पेमेंट बस ही मेरे हिसाब बता देंगे, बाकी पेमेंट आपको। तो ऐसे संविधान की क्या करनी थी, इनको एक स्थापना करनी थी। तो अब ये जो स्थापना हुई, इससे क्या हुआ, ये लोग जो है ना पूरी तरह क्या हो गए, ये संभल गए, क्योंकि अभी देश ऐसी कगार पर आ चुका था, वो पूरी तरह क्या हुए पड़े थे, खराब हुए पड़े थे। लेकिन अब इन्होंने अपने देश को ऐसा स्टेबल कर लिया, ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग बना लिया कि अब ये आराम से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। बेटा आप उधर ही पढ़ लो, शाहरुख सर है उधर। उसके बाद क्या हुआ, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए फ्रांसीसी क्रांति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य चरणों की, यानी कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, सामाजिक असमानता। देखो सामाजिक असमानता मतलब क्या होता है, सोशल डिस्टेंस। भाई अब आप खुद बताइए, आप जिस समाज में रहते हो वो एक समाज कैसे बनता है, वो समाज जब बनता है जब उस समाज के हर नागरिक या हर आदमी उस समाज के योग्य है। अमित भाई आप मेरी बात समझिए, समाज जब बनता है जब एक समाज किसी भी काम के योग्य हो। तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहली बात क्या है, हाउ मेनी पार्ट का क्या नाम है उसका, डिफेंस इन डिवाइडेड 3 पार्ट, सबको मालूम है ये, जिसमें से केवल तीसरे स्टैंड आम जनता ही कर देना पड़ता था। यानी कि पहला दूसरा तीसरा चरण था। इसमें पहले चरण के वो लोग थे जो सरकार में बैठे हुए थे या सरकार के लोग थे, ठीक है। दूसरे लोग वो थे जो पैसे वाले थे उस जगह के या अमीर हुआ करते थे। तीसरे लोग में आम जनता आती थी। तो 3 चरणों में उन्होंने अपनी जगह को क्या कर रखा था, बांट रखा था। लेकिन क्या भारत में ये डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर ऐसा होता है? तो आप कहोगे सर जी ऐसा नहीं होता। भारत में सब समान है, ऑल आर द इक्वल इन डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा पॉइंट क्या है, आर्थिक संकट। भाई आर्थिक संकट जो है वो सभी लोगों के ऊपर धीरे धीरे पड़ते रहते थे। फ्रांसीसी राजकोष संकट से जुड़ा रहता था और करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। भाई कर मतलब क्या होता है, ब्याज दर जो वसूली जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप अपने घर में जो साबुन का इस्तेमाल करते हो, उस साबुन की कीमत 10 रुपये हो सकती है, 20 रुपये हो सकती है। सबके घर में आता है साबुन, सब यूज करते हो। अभी इतना ही बड़ा साबुन आपको मैं 100 रुपये में देने लगूं,
या सरकार हमारा उस साबुन का रेट 100 रुपए कर दे, जो 10 रुपए का साबुन मिलता है, तो आप क्या कहोगे सरकार से? यार बड़ी महंगाई हो गई। या टैक्स बढ़ा दे सरकार, भाई कार जो सरकार ये कर लगाती है, कर वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाती है। अब एक सरकार ने कार आपने ली 5 लाख की, तो वो आपको कार पड़ रही है 8,40,000 की, तो इसको आपने 3,40,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए वो आपने कर दिया है कर, यानी कि वो ब्याज का पैसा दिया है। आगे बात समझ में? तो सरकार इसी तरह से वहाँ की जो सरकार थी वो क्या करती थी, वो लोगों के ऊपर कर लगाती थी कर, और कर लगाने से क्या होता है, लोगों को परेशानी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जीएसटी है, देते हैं ना हमारे यहाँ जीएसटी टैक्स, तो जो जीएसटी हम देते हैं वो हमारे लिए परेशानी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये माउस मैं बाहर से लाया हूँ खरीद के, तो ये माउस किसी कंपनी का नहीं है तो कंपनी का, बट ये वैसे कंपनी के लिए डेल वेल इन सब का नहीं है। तो अगर हम इस माउस की बात करें तो इस माउस की जो कीमत है, अभी उधर बैठ जाओ, मैं भी बुला लूंगा आपको, ठीक है, इनको जब फ्री करूंगा। इस माउस की जो कीमत है वो 500 रुपए। लेकिन अगर मैं इस माउस को एक दुकान पे लेने जाऊंगा जो डेल की हो या लिनोवो हो या फिर कोई और सा ब्रांड हो, तो मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो ये जो जीएसटी दे रहा हूँ मैं, ये कर होता है। अब ये माउस मुझे 500 रुपए का मिला बाहर से, लेकिन अगर यही माउस मुझे दुकान से खरीदना पड़ता और इसमें मुझे 18% जीएसटी देना पड़ता, तो कितने का पड़ता, 509 रुपए का पड़ता। 18% का आधा, मुझे 1000 पे 18 रुपए लगते, तो 500 रुपए मुझे 9 रुपए देने पड़ते। भाई 9 रुपए तो मेरे गए ना जेब से, मैं उस 9 रुपए में कुछ भी कर सकता था, मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकता था, अपने बच्चों के लिए टॉफी ले जा सकता था। अब कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कर वसूलती हैं हमसे। भाई आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो बैंक आपसे कर वसूलता है, सरकार आपसे कर वसूलती है, और भी दूसरे सब काम करे जा रही है गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, तो ये आर्थिक संकट क्या होते हैं भाई, धीरे धीरे बढ़ते चले गए। उसके बाद है राजनीतिक असंतोष, ना तो राजनीति में कोई खड़ा होगा और ना वो होने देते थे। भाई जो चल रहा है जिसकी गवर्नमेंट है वही सब कामकाज करेगी, जो चल रहा है जिसकी गवर्नमेंट है वही सब कामकाज करेगी। अजी जी आप उधर बैठ जाओ, जो गवर्नमेंट है मैं निकालो, मैं जो गवर्नमेंट है जिसकी गवर्नमेंट है वही सारे कामकाज करेगी। ये क्या है, ये सरकार के अंदर राजनीतिक असंतोष है। भाई हमारे भारत में हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। भाई वो इलेक्शन, कैमरा मत गिरा दियो भाई, क्या गिरा मत दियो, और आए क्यों नहीं पढ़ने, नींद आती है, हम तो इंसान ही। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो जितने भी लोग हैं वो किसी भी इंसान को, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। लेकिन क्या अयान सबको ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार है क्या? इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन सभी को नहीं है। उसके लिए उम्र भी है ना, यूनिट भी है, और भी बहुत सारी चीजें मौजूद होने के बाद हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर हर आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 28 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, वोट डालने के लिए 18 चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए 28 चाहिए। तो ये हमारा राजनीतिक असंतोष है। ज्ञानोदय के विचारों का प्रभाव, दार्शनिकों के विचार में ने लोकतंत्र को समानता के लिए प्रसरोहित किया है। क्योंकि हम जब उस जगह पर देखते थे, उस स्थिति में देखते थे, तो वहाँ पर लोकतंत्र की मनोकामना अलग थी, और यहाँ पर हम जब राज शासन में देखते थे, यहाँ पर मनोकामना अलग थी। यहाँ पर कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह लोगों को लोकतंत्र ने आजाद किया हुआ था। यानी कि लोकतंत्र की वजह से बिल्कुल सारा जो सिस्टम था वो ओपन था, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता था। ये लोकतंत्र की पहचान थी। तो इन्होंने इस चीज को खत्म करा और इस चीज को क्या करा, लागू करा। 1989 में विस्तार का पतन, यानी कि ये क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर 1789 में इस क्रांति को बहुत तेजी से बढ़ाया। अगर ये इसको तेजी से नहीं बढ़ाते क्रांति को, क्या होता भाई, फिर से इनको इसका सामना करना पड़ जाता। लेकिन ये इसका सामना करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इनको मालूम था कि अगर हमने अब की बार भी इसको ही एक्सेप्ट किया, तो फिर हम जो आज अपने साथ परेशानियां देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी क्या करेगी, यही परेशानियां देगी।
शासन। मैक्सिमिलियन रोबोट ने नेतृत्व में यह हिंसा और राजनीति दमन का दौरा था, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, ये जो बंदा था ये अपनी गद्दी पे से अपनी पावर को क्यों छोड़ेगा, ये अपनी पावर को क्यों छोड़ेगा, या ये क्यों तुमसे कहेगा कि तुम अपनी पावर मुझे ले लो और मुझे मार दो आके। ये चाहेगा कि अपनी पावर मैं कुछ भी ना रहूं। कोई आदमी ऐसा चाहता है जो दुनिया में यूं चाहे कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे मार दो आकर, तो ये अपनी पावर क्यों छोड़ेगा भाई। तो इसने क्या करा, इसने यहाँ पर पूरी तरह से हिंसा कर दी, लोगों को खुले आदेश मारने का क्या दे दिया, हुक्म दे दिया कि मार दो, जो मेरे खिलाफ आवाज उठाए उसको क्या कर दो, मार दो। कारण क्या था मारने का, क्योंकि भैया वो उसको हटाना चाहते थे। फ्रांस के लोगों ने क्या करा, फ्रांस के लोगों ने सीधा आक्रमण कर दिया, यानी कि वो गए और जाने के बाद सीधा क्या होगा, चढ़ गए, किसके ऊपर चढ़ गए, राजा के महल पे चढ़ गए, पुलिस फोर्स जहाँ पे रहती थी वहां चढ़ गए, जेलों में चढ़ गए। कारण क्या था, ये जहाँ पे इनने जो जेलों में लोगों को भरा हुआ था, तो जेलों में लोगों को इनने भरा हुआ था, वो बेसिकली जेलों में जो लोग थे वो सही थे भाई, वो तो राज शासन को हटाना चाहते थे ना, और ये बंदा क्या चाहता था, उसको कायम रखना। ये लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। कारण क्या था, डेमोक्रेसी आ जाएगी तो भाई इसका जो सारा मामला है वो खत्म हो जाएगा। तो ये चाहता था कि डेमोक्रेसी जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए, और वो अगर खत्म हो गई तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसने अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वहां के लोगों को मारने का आदेश दे दिया कि जो भी आदमी मेरे खिलाफ आवाज उठाए मारो। अब मारो का मतलब क्या है भाई, एक जो राज शासन जिसने बना रखा है, उसको जो अंदर लोग काम करते हैं वो बेसिकली कौन है भाई, वो तो उसके ही लोग है ना, और वो उसकी बात को मानेंगे। लेकिन जब उन्होंने दूसरी ओर पर उसको देखा नजरिए को कि यार ये जो लोग लड़ रहे हैं ये भी तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अगर ये राज शासन बरकरार रहा तो यानी कि मुझे नौकरी मिली है तो मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, है ना, जरूरी है कि जिसको नौकरी मिले उसके बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार की जो भी गतिविधियां थी वो कंटिन्यू क्या होने लगी, खराब होने लगी। कोई ये एकदम तो हुआ नहीं कि यूं शटर बंद हो गया सब हो गया, इसके लिए बहुत साल लगे। 1792 में गणतंत्र की घोषणा हो गई, यानी कि ये देश 1792 में गणतंत्र राज्य बन गया। ये बन गया था डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बन गया था लोकतांत्रिक। अब वोट डालेंगे, अब नेता चुना जाएगा, अब शासक चुना जाएगा, उन लोगों को सभी को अब वोट डालने की आजादी मिलेगी जो लोग वोट डालना चाहते थे, और उसको पर्देफाश किए जाएंगे जो लोग वोट नहीं डालना चाहते थे। अब ऐसी एक सरकार बनने जा रही थी जो लोगों की थी और लोगों के लिए थी। अभी तक जो सरकार थी ना वो लोगों की थी ना वो लोगों के लिए थी, लेकिन अब समय बदल गया था। समय हो गया था क्या कि एक गवर्नमेंट ऐसी थी जो लोगों की थी और लोगों के लिए थी, बन चुकी थी ऐसी सरकार। कब बनी थी वो, 1792 में भाई। राजा को हटा दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि अब आप सब आजाद हो, अपनी मर्जी से आप नेता चुन सकते हो, जो जिसे तुम चुनना चाहते हो उसको चुनो, जिस डेमोक्रेटिक लीडर्स आपके मन में है आप उसको चुनो। आपको इलेक्शन लड़ना है आप इलेक्शन लड़ो, आपको वोट डालना वोट डालो, आपको अनुमति दी गई है। अब आप आजाद हो। अभी तक आप किसके अंदर काम कर रहे थे, राजा के अंदर। यानी कि फ्रांस जो आजाद हुआ था वो 1792 में आजाद हुआ था। 1792 में यहाँ पर लोकतंत्र की घोषणा हो गई थी। अमित कुमार यहाँ ध्यान दे ले, वरना चाटा बहुत जोर से मारूंगा, मरंदे जो मर रहा है यहाँ देख ले, ध्यान दे ले। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, उसने क्रांति के बाद सत्ता संभाली और यूरोप में फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार किया। नेपोलियन तो यानी कि सबसे पहला जो राजा की कमान संभाली वो नेपोलियन ने संभाली, और वहां पर जो सत्ता थी, सत्ता बोले तो सरकार, गवर्नमेंट का विस्तार किया, स्टेज बनाया है कि भाई अब इस तरह से इस देश का जो राज शासन है वो खत्म कर दिया गया है। अब लोकतंत्र जो शासन करेगा वो ऐसे करेगा भाई। अमित कुमार कैसे करेगा, जैसे ये लोग चाहते हैं, जैसे अयान आप चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ, तैयब चाहता है, हमारी सोच समझी जाएगी,
भाई भारत का जब संविधान बनाया गया था तो क्या खाली नेता ही थे वहां पे? पैसे वाले लोग भी थे, सोच विचार वाले लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, सबकी बातों को स्वीकार कर गया था। जब तो आज ऐसा लोकतंत्र बना है, तो यहाँ पर भी उन्होंने करा था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, अब क्या क्या प्रभाव हुए फ्रांसीसी क्रांति के अंदर? देखो, क्रांति का मतलब ऐसे ही नहीं होता। क्रांति का मतलब आप ये मत समझना कि इमरान सर ने क्रांति बोल दी तो क्रांति हो गई। कई कई दिन, कई कई महीने भूखे रहना पड़ता है, लोगों की जाने जाती हैं, लोग मर जाते हैं। एक चेयर दे देना वहां से जरा इन्हें, दे सकती हो आप? एकदम एक चेयर निकाल के दे दो और देखो फोन ना गिरे बेटा, आपको यहाँ लानी पड़ेगी चेयर। देखो ध्यान से स्टैंड लगा ये। तो हमने क्या करा भाई, यहाँ पर लोकतंत्र को जो हमने बोला आपने कि भाई किस प्रकार से वो क्या होता है, जो क्रांतियां होती है वो ऐसी नहीं होती, उसमें कई लोग मरते हैं यार भाई, बहुत लोगों को भूखा रहना पड़ता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब इसके क्या प्रभाव पड़े? फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया भर में लोकतंत्र और गणराज्य सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। किसने दिया? फ्रांस ने। किसने दिया? यार तुम क्यों राज्य शासन झेल ले हो? तुम तख्ते पलट कर दो, सारा सरकार ही गिरा दो, फिर क्या होगा? तुम्हारी सरकार बनेगी, एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बलिदान देने पड़ेंगे, तुम्हें मरना पड़ेगा, तभी तो एक सरकार बनेगी। ये प्रभाव है भाई। लोगों ने देखा ना, क्या होते हुए देखा भाई? फ्रांस को आजाद होते हुए देखा, दूसरे देशों ने। तो उन देशों ने करा क्या भाई? उन्होंने उनकी तरह लड़ाइयां लड़ना शुरू कर दी। अरे बोलो ना, साउथ अमेरिका में होनी थी कि नेल्सन मंडेला ने? भाई नेल्सन मंडेला ने भी तो उसके बाद ही करा था। साउथ अमेरिका कब आजाद हुआ था? 1792 की बात चल रही है। 1992 में आजाद हुआ था, 1992 में आजाद हुआ था साउथ अमेरिका। यानी कि 1700 और 1900 में कुछ अंतर ही नहीं है। 1792 और 1992 पूरे 200 साल का अंतर है। यानी कि 200 साल के बाद वो देश आजाद हो गया था, लेकिन ये देश तो आजाद नहीं था। कारण क्या था ये देश का आजाद न होने का? बेटे उधर बैठ जाऊँ, आपको भी मालूम। इस देश का आजाद होने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर भी लड़ाई थी। किसकी थी? काले और गोरों की। अंग्रेजों की ही आपस में लड़ाई थी, काले और गोरों की। जब भी आप साउथ अफ्रीका की टीम देखोगे, क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, बास्केटबॉल की टीम या कोई भी टीम, तो वहां पे आपको आधे खिलाड़ी काले मिलेंगे, आधे गोरे मिलेंगे। आज भी आप देख लो उठा के, आज आप जाके सर्च करना साउथ अफ्रीका प्लेयर लिस्ट, उसमें आपको मिलेगा बिल्कुल गोरा गोरा मिलेगा या बिल्कुल काला काला मिलेगा, है वहां पर आज भी है। वहां की जो सरकार बनाई थी ना नेल्सन मंडेला ने, भाई अयान भाई वो कैसे बनाई थी? उन्होंने सिंपल ये कहा था, भाई हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम तुम्हारी तरह गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते, तुम सिर्फ गोरों को इलेक्शन लड़वाते हो, गोरे ही वोट देते हैं। हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम भी इलेक्शन लड़े और तुम भी इलेक्शन लड़ो, तुम्हारे अंदर दम हो तुम भी, तो हमारे अंदर दम हो हम। तो वहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1992 में झंडा लहरा दिया था, गणराज्य बना दिया था। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस पर आ जाते हैं, हमारी बात समझ में आ गई, फ्रांस पर आ जाएगी। तो यहाँ पर भाई क्रांति ने दूसरी दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों ने गणराज्य कर दिए, यानी कि उन्होंने वो कर लिया। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, क्या आप नहीं चाहते कि इसमें युवा लोग आए, नए लोग राजनीति करें? लेकिन राजनीति क्या करें? खाली पुराने लोग कर जाएंगे राजनीति। अगर राजनीति पुराने ही लोग करते जाएंगे तो उसकी मेंटेलिटी अलग नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जहां आप बैठे हुए हो, एक समय के बाद हमें इसे बदलना पड़ा, काउंटर वहां पड़ा था, यहाँ लाना पड़ा, टीवी लगाना पड़ा। जब तक हम कुछ डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक क्या होगा कुछ कभी नहीं हो पाएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नए लोगों को लाना पड़ेगा। नए लोग आएंगे, नया सोचेंगे, नई सरकार बनेगी, नई नीतियां होंगी, तो नए विचार निकलेंगे, वहां से हमारा देश आगे बढ़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं?
अभी हम जो पुरानी घिसी पिटी नीतियां हैं उन्हीं पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस भारत में जो कमी है वो किसकी है? वो एजुकेशन की है। शिक्षा की इतनी भारत में कमी है, बेइंतहा कमी है भारत में शिक्षा। अगर भारत में शिक्षा अच्छी हो जाए ना तो आप यूं कहोगे कि आज इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। एक भारत में स्कूल है बोर्डिंग करके, बोर्डिंग, इंडिया में बोर्डिंग के स्कूल होते हैं। पता है कौन चलाते हैं? वो अंग्रेज चलाते हैं बोर्डिंग। हमारे दिल्ली में ओखला में एक बोर्डिंग स्कूल है। जब उस स्कूल की छुट्टी होती है तो टोटल वहाँ पे मर्सिडीज, BMW, जैगवार और इससे बड़ी कारें आके खड़ी होती है बच्चों को लेने के लिए। यानी कि उस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके करोड़पतियों के, खरबोपतियों के, है ना भाई। पूरा रोड जाम हुआ था उस बोर्डिंग स्कूल के चक्कर में। पूरा स्कूल एयर कंडीशनर, पढ़ाने के लिए पूरी तरह रोबोटिक सिस्टम, कोई किताब कॉपी का सिस्टम नहीं है, कोई चौक चाक नहीं चल रही, सब इलेक्ट्रिक बोर्ड, सब चीजें सिस्टमेटिक। भाई उन्होंने एजुकेशन को ऐसा बनाया ना, उन्होंने पैसा खर्च करा। अब जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा फॉर्च्यूनर में पढ़ने आ रहा है कक्षा 5वीं में, उसे ड्राइवर फॉर्च्यूनर गाड़ी मिला रहा है जिसकी कीमत ही 55 लाख रुपए गाड़ी की है, तो उस स्कूल की कितनी फीस होगी जिसको पढ़ने आता है? भाई कोई बच्चा 55 लाख की गाड़ी में पढ़ने आता हो, खाली पढ़ने, और ड्राइवर लाता है, भाई कुछ तो होगा वो, है ना। तो भारत की शिक्षा कैसी है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब तक हम लोकतंत्र में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। भाई मनीष सिसोदिया आया, उसने क्या बुरा काम करा अगर उसने नए स्कूल खोले तो? बताओ भाई, अगर उसने नए स्कूल खोले उसने क्या बुरा करा? बताओ क्या बुरा करा कुछ उसने? क्या बुरा करा? आज की जो सरकार है दिल्ली की, वो स्कूल क्यों बंद कर रही है भाई? जब केजरीवाल ने 10 साल स्कूल चलाया तुम क्यों नहीं चला पा रहे? उसने भी तो कहीं से पैसा दिया था ना तनख्वाह लाके टीचरों को, तुम क्यों नहीं दे पा रहे? तुम स्कूल क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि भारत का आदमी पढ़े ही ना। आदमी पढ़ेगा नहीं, सवाल करेगा नहीं, चलती रहेगी उनकी रोजी रोटी। भाई पढ़ा लिखा आदमी तो सवाल करेगा। पंजाब में भी एक स्कूल की छत गिर गई, सुना आपने न्यूज? 4 बच्चे मरे, 19 बच्चे घायल हुए। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, छत गिर गई। अब आप बताओ एक स्कूल की छत गिर गई, कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल? यार स्कूल की छत गिर गई यानी कि आपने उसे कभी मेंटेन ही नहीं करवाया। छत इसकी तो नहीं गिर जाएगी एकदम। भाई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो सकता है इस मकान को बने हुए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हो। भाई 14 साल से 12 साल से मैं देख रहा हूँ उससे भी पहले से ये घर बना हुआ है। जो बराबर में घर टूटा है वो 1985 में बना था, अब टूटा हुआ आके सन 2023 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये गणराज्य की हमें जो जितनी भी सिस्टमेटिक चीजें हैं वो बदलनी पड़ेगी। भाई नए लोग आएंगे, नए विचार आएंगे। उसके बाद क्या है? राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? आप भारतीय हो ना, आप भारतीय हो या नहीं हो? अभी कोई कंट्री हमारे ऊपर हमला कर जाए, हम क्या करेंगे? इसकी तो ऐसी की तैसी, इनने कहते हमारे बंदों को मारा। अभी पाकिस्तान ने कुछ हमला कर दिया था यहाँ पे, हर आदमी गुस्से में था, हम भी गुस्से में थे, हम भी चाहते थे कि हमें भेजे जाए बॉर्डर, हम मार के आएंगे सब लोग, हम मरेंगे कोई बात नहीं, डजंट मैटर। लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय ही जब स्टार्ट होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। भाई राष्ट्रवाद तो है ही ये चीज ना। जब तक हम राष्ट्रवाद का उदय नहीं कर पाएंगे, अगर हमने राष्ट्रवाद को समझा ही नहीं। राष्ट्रवाद की हकीकत ये है कि हम राष्ट्रवाद को समझें, हम पता लगाएं राष्ट्रवाद होता क्या है। आगे बात समझ में? तो राष्ट्रवाद का उदय कब होता है? जब हम अपनी मेंटेलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम समझते हैं अपनी बातों को। है भाई, जब तक हम राष्ट्रवाद के उदय की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में कई सारी चीजें आ जाएंगी जो राष्ट्रवाद के उदय को रिलेटेड होती है। ये पॉइंट जो है वो नोट करने हैं आपको भाई, यहाँ से सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, ये सब चीजें नोट करो, ठीक है? करो फटाफट। इंग्लिश वाले रुक जाना, मैं इंग्लिश में
अल्तमश यस सर। वीडियो स्टॉप करने के लिए आइए, फोन निकाल के